हर साल इस नदी के किनारे मेला लगता है। इस बार भी मेला लगा। मेले में कमला भी रमिया बुआ को अपने साथ लेकर आई थी। तभी जोर का शोर उठा। दो संत वेशधारी आपस में जगह के लिए झगड़ पड़े और देखते ही देखते कुछ ही देर में एक छोटी सी तमाशाई भीड़ जुट गई। जो संत वेशधारी अभी अभी लोगों की श्रद्धा का पात्र बने प्रवचन दे रहे थे, उनका इस तरह झगड़ पड़ना मनोरंजन की बात बन गई। कमला बहुत देखी चुकी थी ऐसे नाटक। क्या पुजारी क्या मुल्ला सभी अपना मतलब साधते हैं और दूसरों को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। सब दुकानदारी करते हैं, डरा कर लोगों की ढीली कराते हैं। कमला के पति कृष्णा पिछले कई महीनों तक बीमार रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें टीबी की बीमारी बताई थी। कितना इलाज कराया, कितना सेवा की, उनकी तन मन धन से अपने सारे जेवर यहाँ तक कि सुहाग की निशानियां भी बेच दी। जिसने जो जो बताया वही सब करती चली गई और आखिर में उनके कृष्णा बिल्कुल ठीक हो गए। बल्कि अब तो वे पहले से भी ज्यादा सेहतमंद हैं। लोग कहते नहीं थकते कि कमला अपने पति कृष्णा को मौत के मुंह से वापस खींच कर ले आई है। इस बात से उनकी इज्जत बढ़ी है। कमला को घर लौटने की जल्दी हो रही थी और रमिया बुआ का मन अभी भरा नहीं था। चलो भी बुआ, बहुत देर हो गई है। बुआ को मनाते समझाते उन्हें अपने साथ लेकर कमला अपने घर की ओर लौटी। अपनी झोपड़ी की ओर कमला आगे बढ़ी कि उनके इंतजार में आंखें बिछाए सन्नो मन्नो भाग कर आती दिखी। कमला ने प्यार से उनके लिए लाई चूड़ी माला दोनों को पहना दी। तब तक कृष्णा भी आ गए। कमला ने उन्हें भी मिठाई दे दी। तभी इन पलों का सम्मोहन एक झटके से टूट गया। एक लंबी छरहरी खूबसूरत औरत कमला से आकर लिपट गई। इस धक्के से अपने परिवार से मग्न कमला संभलते संभलते भी लड़खड़ा गई। जी मुझे अपने शरण में ले लो, अब तो तुम्हारा ही आसरा है, वह औरत बोली। ऐसे कैसे आई लक्ष्मी, क्या हुआ? उसे पहचानते हुए किसी अनहोनी के डर से कमला का दिल बैठने लगा। कृष्णा भी हैरान से खड़े रहे। लक्ष्मी को हाँफती कांपती देखकर कमला उसे सहारा देकर झोपड़ी के अंदर ले आई और पानी लाने के लिए मुड़ी तो सन्नों को कटोरे में संभाल कर पानी लाते देख पानी का घूंट भरते ही लक्ष्मी ने रोते बिलखते टूटे शब्दों में जो बताया, उसका मतलब यह था कि कुछ ही दिन पहले लक्ष्मी का मर्द उसे अपने माँ बाप के पास छोड़कर दूसरों के साथ शहर में काम करने चला गया। कल सुबह तक सब ठीक ही चल रहा था और शाम को जब सासू माँ रोज की तरह पड़ोसन में चली गई, उसके ससुर काम पर से जल्दी घर आए और आते ही उसने पानी मांगा। जब वह पानी देने गई तो उन्होंने उसके हाथ ही पकड़ लिए। उनकी यह बदनीयत भांप कर उन्हें एक जोर से धक्का दे मारी और वह सीधी बाहर भागी। लक्ष्मी का भोला चेहरा रोने से गुड़हली लाल सूजी आंखें देखकर कमला ने पूछा, और तू यहाँ तक आई कैसे? तुझे अकेले बाहर निकलने में डर नहीं लगा? कहीं कुछ हो जाता तो? नहीं दीदी, डर तो अपने ही घर में लगा, तभी तो अपनी लाज बचाने के लिए यहाँ भाग आई। पहले तो कभी अकेले घर की दहलीज भी नहीं लांघी थी, पर उस समय इतना डर गई कि कुछ समझ में ही नहीं आया। होश उड़ गए थे मेरे, बस फिर क्या था। ध्यान आया और निकल भागी इधर की ओर, लक्ष्मी ने बताया। कमला अपने जंजालों को भूल लक्ष्मी को अपने साथ लेकर पीसीयू तक आई और उसके मर्द से बात कराई। मर्द से बात हो जाने पर लक्ष्मी ने किलकती आवाज में उन्हें बताया कि उसके मर्द ने कहा है कि अभी वह दीदी के पास ही रहे। झोपड़ी पर पहुंचकर कमला ने फौरन चाय का पानी चढ़ा दिया। कृष्णा दुकान से डबल रोटी ले आए। मासूम बच्चियां भूखी थी। कमला अपने हिस्से की भी उन्हें खिलाकर कृष्णा को जरूरी हिदायत देकर लक्ष्मी को साथ लेकर अपने कामकाज पर चल दी।
मेहंदी रत्ता मेम साहब के यहाँ आज किटी पार्टी है। उन्होंने काफी मेहमान को बुला रखे हैं। लक्ष्मी के साथ रहेगी तो थोड़ा हाथ बटा देगी, जल्दी काम हो जाएगा। लक्ष्मी यह देखकर हैरान थी कि मेहंदी रत्ता मेम साहब अपनी किटी पार्टी में मस्त थी और साहब अकेले में कमरे में कंप्यूटर और मोबाइल में बिजी थे। कमला ने लक्ष्मी से कहा, जरा साहब को चाय दे आओ। अपने में मस्त साहब ने चाय देने आई ताजगी से भरी लक्ष्मी को नजर उठाकर देखा और देखते ही मुस्कुराकर उसकी कुछ ऐसी हल्की बात कहती कि वह घबरा कर फिर कमला के पास भाग गई। लौटते समय रास्ते में लक्ष्मी बोली, इतने पढ़े लिखे आदमी लेकिन नजरें बिल्कुल वैसी ही है। हम लोग तो डर डंगरों की जिंदगी जीते हैं, पर ऐसी शानदार जिंदगी जीने वाले सफेद पोश लोग भी कितने अच्छे होते हैं। लक्ष्मी की इस बात पर कमला चुप थी। लक्ष्मी ने फिर पूछा, दीदी सभी बड़े आदमी ऐसे ही होते हैं? नहीं, सब ऐसे नहीं होते। अच्छे बुरे अच्छे आदमी तो कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, कमला ने कहा। ये कुछ याद करके वो कहने लगी, जानती हो कुछ समय पहले यहाँ से थोड़ी दूर पर एक साहब और मेम साहब रहते थे और साथ में उनका एक छोटा बच्चा सा। दोनों ही एक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे। मेम साहब कभी झगड़ती थी तो उन्हें साहब प्यार से मनाते थे। उन्होंने अपने ही घर में एक बड़े कमरे में कई प्रयोगशाला बनाई थी। वो दोनों मिलकर कुछ किया करते थे। फिर एक दिन कहते कहते कमला का गला रुक आया। मेम साहब प्रयोगशाला में कुछ कर रही थी। साहब बाहर चंदा मांगने वाले आए थे, उन्हें चंदा दे रहे थे। हम भी तभी काम करने पहुंचे कि अंदर से धमाके की आवाज आई और आग की लपटें। साहब बदहवास अंदर भाग गया। वहां सब धू धू कर जल रहा था। मेम साहब और बच्चे को साहब जलती आग की लपटों से खींच लाए थे, पर वे उन्हें नचा नहीं पाए। वो खुद भी पूरी तरह से जल गए थे। एक खूबसूरत प्यारा सा घर उजड़ गया। फिर उनके कोई ऑपरेशन हुए। बाद में चलने फिरने लायक होते ही अपनी सारी जमीन जायदाद महिला आश्रम और बाल आश्रम को दान करके न जाने कहाँ चले गए। कुछ लोग बताते हैं कि वे शायद वैरागी हो गए हैं। कमला ने एक गहरी सांस। बातों में न समय का पता चला न ही रास्ते का। झोपड़ी आ गई थी। कमला ने झोपड़ी के अंदर ही सन्नम मन्नों के साथ लक्ष्मी के भी सोने का इंतजाम कर दिया और वे इसना बाहर खुले में सो जाएंगे। अचानक ही किसी ने कमला को झकझोर कर उठा दिया। थर-थर कांपती लक्ष्मी उनके कान में फुसफुसा रही थी, अंदर कोई नार पिचास है क्या दीदी? कमला झटके से उठी, डिबरी जलाकर पूरी झोपड़ी में देखने लगी। कनस्तर और संदूक के पीछे भी देखा, कोई नहीं था। तुम्हारा वहम है, कौन आएगा यहाँ? चिढ़कर कमला ने झक दिया लक्ष्मी को। फिर वे रसोई की तरफ बढ़ी थी कि वहां टुकड़ू बैठे मुंह छिपाए अपने पति को देखकर झट से टिकली बुझाई और बोला, यहाँ तो कोई नहीं है, चल तू आराम से सो जा, मैं दरवाजे पर बैठी। धीरे में कमला ने अपने पति की नाक को बाहर निकल जाने दिया। फिर वो भर भरा कर दरवाजे पर ढह गई।